वी आर नॉट अ ब्रोकर, वी आर नॉट अ एजेंट, वी आर नॉट अ दल्ला, वी आर कंसल्टेंट। यस सर। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको। सो मैंने देखा है बहुत से क्लाइंट्स में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो हर एक चीज़ को पर स्क्वायर फीट रेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई ए कैटेगरी डेवलपर का अगर एक सर्टन एरिया में प्राइस है 65 lakhs और कोई वही डी कैटेगरी वाले डेवलपर का 50 लाख है, तो वो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जो आता है ना उसने कभी प्रॉपर्टी नहीं ली रहती। नहीं सर, अभी रिसेंट केस में आपको बताना चाहूँगा, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, और वो जहाँ पे जाओगे, तो एक तो है कि जिस डायरेक्टली भी आप जा सकते हो डेफिनेटली, बट जाने के बाद में जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या वो आपको ऐसा थोड़ी बोलेगा कि सर ये मेरे प्रॉपर्टी में अच्छा है और ये बुरा है और ये ऐसी ऐसी चीज बुरी चीज़ भी है, तो आप देख लो, दोनों कंपेयर करके डिसीजन ले लो। अरे वो अच्छा ही बोलने वाला है। Hello everyone, this is Nikhil Maurya and welcome to my podcast. After a tremendous success that I got for the first podcast featuring Snehil Yadav, वापस मैं आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। मेरे बहुत से व्यूवर्स, मेरे कलीग्स एंड मेरे रियल एस्टेट काउंटर पार्ट्स ने मुझे बोला है कि उनको मेरे पॉडकास्ट की सीरीज बहुत पसंद आई है एंड दे वांट मी टू कंटिन्यू, इसलिए स्पेसिफिकली आपके लिए मैं वापस ये पॉडकास्ट लेके आया हूँ। इस बार भी मैं आपके सामने एक जानी मानी रियल एस्टेट की हस्ती आपके सामने लेके आया हूँ। ही इज नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, ही इज ऑल्सो एन ऑथर, कंटेंट क्रिएटर। ही हैज मेड मोर देन 500 प्लस वीडियोस, मोर देन 100K प्लस सब्सक्राइबर्स ओवर यूट्यूब, और साथ ही में उन्होंने एक काफी अच्छी बुक लिखी है। इट्स क्वाइट वेल नोन इन द मार्केट राइट नाउ। बुक का नाम है अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, एंड उसी के साथ ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ पुणे प्रॉपर्टी गाइड। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है मिस्टर सागर लेंडवे। तो चलिए लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन। हेलो सागर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम रियली एक्साइटेड दैट यू आर हियर, और आज हम बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए और साथ ही में जो भी क्लाइंट्स अभी पुणे रियल एस्टेट मार्केट में घर देख रहे हैं उनके लिए अच्छी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, हाउ आर यू फीलिंग? दिस इज योर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट। एग्जैक्टली ये आई थिंक मेरा जिंदगी का फर्स्ट पॉडकास्ट इंटरव्यू रहेगा, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप ले रहे हो। सो अच्छा लग रहा है। या वन थिंग सर, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट स्टिल सर आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा, और डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि हाउ यू स्टार्टेड इनटू रियल एस्टेट करियर, आपका क्या एजुकेशन रहा है, एंड हाउ व्हाट इज़ योर होल लाइफ जर्नी। सो आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर दे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली मेरा जर्नी था। अभी इंटरेस्टिंग मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने वो बोलते ना सहन किया, तो वो स्ट्रगलिंग था। तो मेरा एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस सांगली करके है, महाराष्ट्र में ही है। तो उधर से मेरा ग्रेजुएशन तक में उधर मेरा पूरा एजुकेशन हुआ था। उसके बाद में मैं MBA जो है वो मुंबई में मैंने किया था, एंड MBA होने के बाद जस्ट हमारा जैसे MBA कंप्लीट हो गया, वैसे रिसेशन वो टाइम पे चालू हुआ था 2008, 9, 10 के रेंज में, एंड जॉब ही नहीं थे। तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि चलो ये जॉब ही नहीं है, बट MBA तो किया हुआ है, क्या करना है करके देन एक खुजली रहती है ना। तो वो टाइम पे ऐसा था, चलो ऐसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, चलो मेरा जो इंटरेस्टेड फील्ड है वहाँ पे जाए। और मैंने एक 3-4 महीने ट्राई किया था फिल्म इंडस्ट्री में। ओह दैट्स ग्रेट। एंड वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड वो एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत सिखा दिया कि कहाँ पे जाना नहीं चाहिए करके। ओके, एंड देन हमारे दोस्त लोग हैं, तो हमारे ग्रुप में सब लोग दे आर वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया, और मैं फिर एक बिल्डर के नवी मुंबई के वेल नोन डेवलपर हैं, उनके यहाँ पे थोड़ा मैंने काम किया। एंड फिर उसके बाद में एक्चुअल रियल एस्टेट का जो पोटेंशियल है ना, वो मुझे ध्यान में आ गया कि रियल एस्टेट में जो ऑनेस्ट लोगों का बहुत कमी है, एंड मेरा USP ऑनेस्टी है। हमने फिर एक 3-4 महीने का एक्सपीरियंस जुटा के मैं और हमारे दोस्त हैं, साथ में मिलकर नवी मुंबई में हमने पहला हमारा कंपनी चालू किया, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है। ओके, एंड उसके बाद में थोड़ा सा हमें क्लाइंट का भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, डेवलपर का भी रिस्पॉन्स अच्छा मिला, ग्रोथ होते गया। एंड एक स्टेज ऐसा आया कि मेरा दूसरा एक दोस्त पूना में काम कर रहे थे, तो पूना में हमें कंपेयर टू नवी मुंबई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही थी। पूना में प्रोफेशनल लोग भी बहुत ज़्यादा थे। सो वी फील नाउ वी नीड टू मूव टू पुणे। सो देन मैं पूना में आ गया। पूना में आने के बाद ये मार्केट ही टोटल मेरे लिए नया था, बट इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी एस्पायरिंग। एंड ये बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हम ऐसे मार्केट पे आते हैं
तो ध्यान में पड़ता है कि भाई हमारा खुद का भी एक वैल्यू कितना है करके। ट्रू। ओके, देन फिर मैंने पुणे प्रॉपर्टी गाइड करके मेरा कंपनी चालू किया कि जिसका मेन फोकस था कस्टमर को कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाना। True. और वो करने के लिए मुझे एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए था, एंड वो वॉल्यूम क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना था, क्योंकि रियल एस्टेट में जब फर्स्ट टाइम होम बायर्स है ना, दे आर द मोस्ट कंफ्यूज पीपल इन द वर्ल्ड। True. और दे नीड टू एक्सेप्ट दैट, True. क्योंकि मुझे भी जब मैंने पहला घर लिया था मैं भी कंफ्यूज था। True. मैं जितना भी ज्ञान अभी बात कर रहा हूँ मैं भी कंफ्यूज था, तो इट इज एक्सेप्टेड। ओके, तो उनको क्लैरिटी की ज़्यादा जरूरत रहती है, तो इसीलिए मैंने मेरा यूट्यूब चैनल चालू किया, एंड लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू सर, आपको कितने साल हो गए रियल एस्टेट कंसल्टिंग में? ओवरऑल मेरा ये अभी जो 2024 बात कर रहे हैं ना, तो अराउंड आप पकड़ के चलो 14 साल चालू है मेरा। सो सर जस्ट वांटेड टू आस्क यू सर, 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और हार्डली आपने 2 to 3 इयर्स बिफोर आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सो सर 10 इयर्स में आपका ऑलरेडी एक अच्छा क्लाइंट बेस बन गया था, लेकिन उसके बाद भी व्हाई यू केम इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड दिस यूट्यूब चैनल? इसका भी एक स्टोरी है एक्चुअली। अभी मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन किसी ने मुझे बोला था कि तुम कैमरा के सामने नहीं आ सकते। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ तो मेरा आई बबल्स का थोड़ा सा इशू है, तो वो हिलना चालू हो जाता है, और फिर नेक मेरा बाय डिफॉल्ट थोड़ा क्रॉस हो जाता है। तो उसके वजह उसने बोला था कि तू कर ही नहीं सकता करके, तो वही मेरा इंस्पिरेशन था। मैंने बोला तू कर ही नहीं सकता से मैं ही करूंगा करके, इस पे आ जाते और दिखा देते करके। तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। दिस इज अ पर्सनल रीजन। एंड सेकंड, जैसे मैंने बोला, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग घर ले रहे हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा जरूरत है क्लैरिटी की, बिकॉज फर्स्ट टाइम में दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज। तो वो क्लैरिटी के लिए हम एज अ अवेयरनेस प्रोग्राम, ये मेरा जो है वो हम क्रिएट करते हैं कि जिसमें रियल एस्टेट टिप्स रहेंगे, रियल एस्टेट के कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स रहेंगे, प्रॉपर्टी कैसा लेना है, हर चीज़ हम डिस्कस करते हैं, और पैरेलली प्रोजेक्ट रिव्यूज भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, दिस इज रियली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, अभी जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन में हो, यू हैव मेड मोर देन 500 प्लस वीडियो, you have more than 1 lakh plus subscribers over your YouTube channel. सर अभी जो नए रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएशन? इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। Okay. अभी तो मैं बोलूँगा रियल एस्टेट का कंटेंट क्रिएशन का जर्नी का स्टार्ट हुआ है। ओह, इज इट? ओके, तो आगे बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। ओवरऑल हम इंडिया का भी बात करेंगे तो इंडिया में जो बिकॉज ऑफ अगेन जियो, जो इंटरनेट का जो पूरा शिफ्टिंग हो गया है, बराबर, तो उसके बाद में पर्टिकुलरली हर एक का एक निश रहता है। तो रियल एस्टेट का निश का जो है ना, ये मैं अभी तो मैं बोलूँगा 20% तक पहुँच गए हैं। अभी 80% दूरी जो है वो करना है। तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, वो मैं बोलूँगा डेडिकेटेडली इफ आप करते हो, विथ ऑनेस्टी करते हो, तो इससे बेहतर इंडस्ट्री आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। That's great. That's great. I'm really feeling proud to be a part of real estate industry right now. One more thing, sir, मुझे आपसे क्वेश्चन था ये, जब से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत सी रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, अभी इवन रेरा एजेंट्स को भी एक रेरा सर्टिफिकेट निकालना होता है। अभी एग्जाम देके कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी हो गया है, उसके बिना आप प्राइमरी मार्केट में काम नहीं कर सकते। इवन रियल एस्टेट जो हमारे बिल्डर्स हैं, उनको भी उनके प्रोजेक्ट का एक रेरा सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, जहाँ पे आपके पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो अभी काफ़ी ऑर्गेनाइज हो रहा है सेक्टर, लेकिन तभी भी अभी पूरा ऑर्गेनाइज हुआ नहीं है। सो ये ऑर्गेनाइज पूरा होने के लिए आपको क्या लगता है कितना टाइम जाएगा, और उसी के साथ आपको क्या लगता है रेरा ने ऐसे क्या चेंजेस उनके एक्ट में लाने चाहिए, या फिर ऐसे क्या चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर ट्रांसपेरेंट और साथ ही में ऑर्गेनाइज्ड हो? वेरी ग्रेट क्वेश्चन। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो रेरा का इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। बट देखिए, जैसे स्टॉक का सेबी आने से पहले का वहाँ पे भी झोल चालू थे, बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। बट सेबी आने के बाद में जो एक प्रोफेशनल वे स्टॉक को मिल गया, और अभी बूम जो मिल गया है, तो वो ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ आप देख रहे हो। बट ओवरऑल वो ग्रोथ आने के लिए भी समय गया।
True. ओके सो रेरा तो अभी कितना 2017 में रेरा आ गया है, 16, अभी 17 मेरे हिसाब से 6-7 साल हुए हैं. Yes. Okay, we need to give it little time also to the government. Okay, but around मेरे हिसाब से 10-12 साल बाद रेरा के वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक नए पायदान पर जाने के बोलता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है. Okay. एंड सेकंड थिंग जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या इम्प्लीमेंटेशन रेरा को करना चाहिए. अभी फिलहाल जो रेरा कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, बट मैं इम्प्रूवमेंट्स बता रहा हूँ क्योंकि रेरा मैक्सिमम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सोचा हुआ है और सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है. डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू कई चीज़ें जो है उन्होंने बैलेंस वे में कुछ की हुई है, लेकिन इसके बीच में हम आते हैं एज ए कंसल्टेंट. True. बट रेरा ने नए नए नियम रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर डाले तो है, बट हमारे लिए कुछ Yes. चीज़ें जो बोलते हैं कि अथॉरिटीज़ रहेंगी या हमारे जो पेमेंट है उनका एक क्लैरिटी रहेगा कैसा आ रहा है क्या है, तो उसके लिए भी रेरा कुछ करेगा ना तो बहुत सारे और अच्छे अच्छे लोग ये इंडस्ट्री में आ सकते हैं. जी सर, मुझे उस पर ही बात करनी थी कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. आई वर्कड इन CRM में भी मैं काम कर चुका हूँ, सेल्स में भी काम कर चुका हूँ बिल्डर के यहाँ. सो व्हेन आई वाज इन CRM, सो जब भी क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेज करता है उसके बाद जैसा जैसा उनका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग उनको डिमांड लेटर जाता है. एंड डिमांड लेटर में वो एक चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं बिल्डर्स कि आपका पेमेंट विद इन 10 डेज आना चाहिए, 20 डेज आना चाहिए, 21 डेज, कोई 7 डेज में लेता है. उनके पेमेंट के लिए तो आपका रूल है, लेकिन जो कंसल्टेंट का पेमेंट है उसके लिए कोई रूल क्यों नहीं है? यस होना चाहिए. मतलब आई कैन सी बिल्डर से कि आपका 60 दिन में मिलता है लेकिन 6-6 महीने देते नहीं है. Exactly. मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ही कम है हमारा पेमेंट जल्दी निकालने का. इसमें आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए? ये होना ही चाहिए क्योंकि देखो आपने जैसे बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू बोला डिमांड लेटर में वो डेट मेंशन होता है, Yes. तो वे रेरा से अप्रूव भी है ऐसा होना चाहिए करके. वही चीज़ गवर्नमेंट भी जब बिल्डर से GST लेता है उधर भी डेट्स है, हाँ. तो व्हाई नॉट अबाउट रियल एस्टेट कंसल्टेंट. True. उनके पेमेंट का कौन ख्याल करेगा? और वो ऐसा नहीं कि आप जो डेवलपर से जो भी हमें छोटा बहुत फ्रैक्शन पे आउट जो मिलता है वो जो पे आउट है वो हमें फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन आवर परफॉर्मेंस. ट्रू. ओके तो वो पूरा प्रोसेस होने के बाद रिलीज करते हैं. तो डेफिनेटली रेरा ने उनके बारे में हमारे बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए एक टाइमलाइन सेट करना चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट मैं बोलूँगा कि बहुत सारे अच्छे लोग जो मे भी इधर आना चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ दिस इशू वो आ नहीं रहे हैं. True, क्या true. तो वो अच्छे लोग आएंगे, जितने अच्छे लोग आएंगे उतना इंडस्ट्री बड़ा होगा. ट्रू ट्रू, दैट्स रियली ग्रेट. ये तो ज़रूर करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ पे रहेगा? नेक्स्ट 10 ईयर्स में आसमान में रहेगा. क्योंकि क्या है अगेन देखिए कोई भी यानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट डिपेंड रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. और अभी गवर्नमेंट जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द रियल एस्टेट. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जॉब बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ता है. कनेक्टिविटी बढ़ गया तो लोग खुद का घर लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ट्रू. तो 10 साल में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट होने वाले हैं. तो डेफिनेटली वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. और अगेन देखो मैं 10 साल का ऐसे एक जनरलाइज बात करूंगा ना तो लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स ऑन अर्थ. ट्रू. यानी जब रामायण हुआ था वो टाइम पे जितना लैंड है अभी भी उतना ही लैंड है. यस. बराबर. बट रामायण हुआ था वो टाइम पे कितना पॉपुलेशन था और अभी कितना है? ह्यूज ह्यूज डिफरेंस. तो वैसे भी हर महीने में इंडिया तो हमारा देश ही है, पॉपुलेशन के लिए जाना जाता Yes, है. yes. हर महीने तरक्की तो होने वाली है. हमारे इतना तो रियल एस्टेट में बूम कहीं पे भी नहीं होगा, इतना डिमांड कहीं नहीं होगा. बराबर. तो तरक्की होने वाली ही है. तो जितना मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, व्हाट डू यू थिंक उतना नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ रहे हैं? पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के लिए 9 महीने का टाइम लगता है. Yes. हमें फ्लैट प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए 3-4 साल जाता है. तो वो गैप तो रहने वाला ही है. Yes, yes. तो आप रियल एस्टेट बेझिझक कभी भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म इट इज अप्रिशिएटिंग एसेट ओनली. यस. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप यानी उसी इसमें लेते कहाँ पे हो. यस. ट्रू. सो सर आपने अभी रामायण की बात की, सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अभी जो अयोध्या में हो रहा है. सो अयोध्या के भी रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दैट टूरिज्म. जो एक पिलग्रिमेज प्लेस उन्हें उसे पूरा कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी.
दैट प्लेस उसका जो रियल एस्टेट वैल्यू है इट सडनली गॉट डबल ट्रिपल्ड, मैंने सुना 10x हो गया है। सो दैट इज द पावर ऑफ टूरिज्म, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज वहाँ पे एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, वहाँ का कनेक्टिविटी उन्होंने क्लियर किया, उसके बाद उन्होंने अभी जो टेम्पल वो बना रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इट्स ह्यूज। मैं अभी रिसेंट वहाँ पे विजिट करके आया, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर डेवलपिंग, उससे वहाँ पे नियर बाय प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 10x हो गई है। सो दैट इज द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो। एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट 10 ईयर्स जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसी तरह का आपको कंप्लीटली अप्रिसिएशन मिलेगा प्रॉपर्टीज पे, और उतना ही डिमांड प्रॉपर्टीज के लिए रहेगा। यस हाँ, ये इसमें है ना, मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी जस्ट मैं ऑनलाइन देख रहा था 22 तारीख को अभी जो हो रहा है अयोध्या में, हाँ, तो उसके वजह से जो रूम का वैल्यू 1000-1500 रहता था वो यानी लाख लाख रुपए तक पहुंच गया है। Yes, यानी सोचिए कि कितना रेंटल यील्ड। यस यस, द क्रेज, द काइंड ऑफ क्रेज अभी 22 के लिए, लेकिन उसके बाद भी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट उन्होंने किया है, डेफिनेटली वहाँ पे टूरिज्म के लिए तो कितना डिमांड आएगा। ओयो और ऐसे कई होटल इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे अभी ओपन होगी उनके लिए कितना डिमांड आएगा। वहाँ के जो लोकलाइट्स लोग हैं उनके लिए कितने वर्किंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, विच इज रियली ग्रेट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट। यस यस। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे पॉडकास्ट या फिर मेरा कोई भी कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। और उसी के साथ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो ये कंटेंट आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं और उसी के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट स्टिल आई वॉन्टेड टू आस्क यू सर, इफ़ यू गेट द पावर तो आप ऐसी क्या चीज़ है वो रियल एस्टेट में आप चेंज करना चाहोगे? अच्छा क्वेश्चन है। समझो, मैं जस्ट मेरे दिल की बात बोल देता हूँ। ओके, मुझे पावर मिल गया ना तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम क्लाइंट का सोचते हैं लेकिन उसकी दूसरी साइड नहीं देखते। बिल्डर को भी ना सबसे बड़ा इशू रहता है, वो पूरा बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट भी किया रहेगा ना, लाइजनिंग में प्रॉब्लम है, वन डोर पॉलिसी नहीं है, तो बहुत सारे परमिशंस में इशू रहता है। तो मैं वन विंडो पॉलिसी बिल्डर के लिए ओपन करना चाहूँगा कि जिससे ट्रांसपेरेंटली उसको, इफ़ ही इज़ अ गुड क्वालिटी कर रहा है तो उसको इमीडिएट सारे परमिशंस मिलने चाहिए। तो इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट क्लाइंट को भी हो जाता है। दूसरा, अगेन रेरा जो कर रहा है सेम वे में मैं क्लाइंट को भी एक वन डोर पॉलिसी करना चाहूँगा कि जिसमें वो जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसका जो भी उसको इश्यूज रहेंगे, जो भी उसको कंप्लेंट्स है, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसको वन विंडो में मिलनी चाहिए। तो इट विल बी इजी टू कंपेयर टू द क्लाइंट कि चलो मैं ले रहा हूँ तो ये अच्छा डेवलपर है, ये अच्छा डेवलपर है। डेफिनेटली रेरा इज स्टार्टिंग मेनी थिंग्स, बट ये मैं थोड़ा फास्ट वे में करना चाहूँगा। एंड फॉर अस, फॉर कंसल्टेंट, आई वाज वेटिंग फॉर दैट, तो उनके लिए भी एक वन विंडो पॉलिसी चाहिए कि जिससे हमारे भी इश्यूज रहते हैं तो वो भी जितना फास्ट क्लियर। क्या होता है ना सर, ये तीनों वन डोर पॉलिसी का सिंपल फंडा है कि जितना ट्रांसपेरेंसी हम फास्टेस्ट वे में इंप्लीमेंट करेंगे उतना वो इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़िया होगा। ऐसा है, ओरिएंटेड हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ऐसा होता है ना कि चलो हमने सोचा तो बहुत है, बट सोचने में, एग्जीक्यूशन में और एक्चुअली रिजल्ट आने में जो डिले होता है, इसमें बहुत बार बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। तो वही हम फास्ट स्केल में करेंगे, देन इट विल बी अगेन एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वरदान हो जाएगा। लेकिन इट्स हाइपोथेटिकल, मे बी हो गया तो अच्छी बात है। होप सो ये हो सर। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू सर, अभी जैसा कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी स्नेहिल यादव से इसके बारे में बात की थी सर, एक ब्रोकर एजेंट, हमारे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनका इमेज नहीं का थोड़ा सा बैड पुट हुआ है क्लाइंट्स के सामने। अभी कुछ फर्म्स है जो एग्रेसिव सिर्फ सेल ही करना चाहते हैं, एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, दे डोंट डू प्रॉपर कंसल्टिंग। सो समवेयर वी आर डूइंग प्रोफेशनल कंसल्टिंग। और मैं चाहता हूँ कि जो भी नए लोग अभी रियल एस्टेट कंसल्टिंग में आ रहे हैं, सो उनको भी कुछ ऐसे टिप्स आप दो जिसके कारण उनको समझे कि ये चीज़ें करना है। दे माइट बी मेकिंग सम मनी बट दे आर पुटिंग आवर रियल एस्टेट सेक्टर इन अ बैड लाइट। सो मैं चाहता हूँ सर, आप ऐसा क्या टिप्स रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो भी न्यू एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको क्या देना चाहोगे आप टिप्स? देखिए, सबसे पहले रियल एस्टेट ये एक ऐसी चीज़ है जो भले प्यून रहेगा,
या बड़ा सीईओ रहेगा, उसका पहला घर रहता है ना, उसके इनकम वैल्यू से मिनिमम 50x 100x तक जाता है। तो उसके जो लाइफ का वो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन रहता है। तो एज अ कंसल्टेंट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन कि वो ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तो थोड़ा कंफ्यूज होते ही हैं, या लोग करते ही है फर्स्ट। सेकंड, हमें उनको क्लैरिटी देना है। तो क्लैरिटी देना एंड सेल्स के लिए एग्रेसिवली पुश करना, ये दो अलग बात है। जो अच्छा है वो अच्छा बोलने का आप में हिम्मत चाहिए, और जो बुरा है वो बोलने का आप में ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो वो एज ए कंसल्टेंट हमें होना चाहिए। अगेन मैं आपने जो वर्ड यूज़ किया ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट, ओके, तो मेरा थोड़ा सा इस पे अलग ये है, वी आर नॉट अ ब्रोकर, वी आर नॉट अ एजेंट, वी आर नॉट अ दल्ला, वी आर कंसल्टेंट। यस सर। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको। यस। आपको बीमारी है, XYZ रहेगा, तो वो मेजर बीमारी रहेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्ट करने के लिए, ओके। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको कंसल्ट करता है विथ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो उसने सीखा है, कुछ पढ़ाई की है MBBS के उसके हिसाब से, एंड उसके बाद में आपको कुछ लिख के देता है। वो मेडिकल में जाते हो, मेडिकल को दिखाते हो, मेडिकल में भले 1000 मेडिसिन रहेंगे, तो उसमें से ही वो डेलिबरेटली आपको आपके रिकॉर्ड के हिसाब से 4-5 मेडिसिन दे देता है, बराबर, ओके। तो ये इसको आप डॉक्टर को एजेंट बोलोगे? नो। दलाल बोलोगे? नहीं, ही इज अ कंसल्टेंट। ट्रू। सो वही है, हमारा मेन जॉब है ना, वी आर कंसल्टिंग पीपल, और वो भी उनके जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन। इट्स अ वेरी नोबल जॉब, क्योंकि विथ अवर एक्सपीरियंस उनके लिए वो फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए तो हमने सारी चीज़ें देखी हुई है, तो उनको हम प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं, उनको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगा, वो हम कंसल्ट करते हैं, एंड देन उसको डिसीजन लेने में हम मदद करते हैं। और बिकॉज ऑफ अस, ऐसा है कि रियल एस्टेट में 3 चीज़ें, ये मेरा पेटेंटेड डायलॉग है, रियल एस्टेट में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, एंड थर्ड अगेन टाइम। तो वो टाइम पे हमने वो क्लाइंट को वो डिसीजन लेने में मदद की, तो उनको बेस्ट रेट मिल सकता है, बेस्ट इन्वेंट्री मिल सकती है, बेस्ट प्रोजेक्ट मिल सकता है, बेस्ट लोकेशन मिल सकता है, और वही टाइम उसका ऊपर नीचे हो गया। आई हैव अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल कि उसको एक तो इन्वेंट्री में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको रेट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वी आर हेल्पिंग देम टू सेव देयर मनी। एंड टाइम इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी सर। एक बार वो निकल गया तो बहुत सी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती है, प्राइस निकल सकती है, इन्वेंट्री निकल सकती है, बहुत सी, मतलब जो फेवरेट टावर है वो भी ना मिले। Yes. So, और ऐसे जो डिसीजन में डिले करते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है इट्स अ सेल्स स्ट्रेटेजी, बट समटाइम्स वी आर जेन्युइनली कंसर्न कि अरे यार आपका इन्वेंट्री निकल जाएगा, एंड पीपल थिंक्स यार इन्वेंट्री निकल जाएगा, इज अ सेल्स स्ट्रेटेजी राइट नाउ। वही नहीं, हमारे लोगों ने बदनाम किया हुआ है ना उसको। yes, तो इंपॉर्टेंट, अगेन बैक टू द पॉइंट, एक तो हमारा मेन काम है उनको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाना। दूसरा, उनका जो टाइम वैल्यू है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उनका वैल्यू उनको समझाना। ओके, हम समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा तो जो बाकी के लोग बात करें वो बोलेंगे वो सही है करके। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीवन ट्रीट दिस नोबल प्रोफेशन, बिजनेस लाइक अ सेवा। यस, क्योंकि हमारा अप्रोच ये सेवा करके रहेगा ना, तो डेफिनेटली देन जो पीछे का थिंकिंग है ना, वो फिर चेंज हो जाएगा। ट्रू। मेरा काम यह है कि मुझे लोगों को अच्छा घर लेने में मदद करनी है। मे बी मैं मेरे क्लाइंट का मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं कि जब वो आते हैं, हम उसको मे बी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3-4 प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उसने भी प्रीवियसली कुछ देखा रहेगा, वो भी हम साथ में बैठ के ये सभी प्रॉपर्टी में जो बेस्ट सुटेबल प्रॉपर्टी है वो उनको कंसल्ट करते हैं। तो उसमें मैं ये नहीं देखता कि मैंने दिखाए तो वही लेना है। इंपॉर्टेंट ये है भाई, मेरा फ्रैक्शन, वो बहुत फ्रैक्शन है, छोटा सा अमाउंट है, बट आपका जिंदगी का पैसा वहां पे इन्वेस्ट होने वाला है। सो इट शुड बी अनबायस्ड कंसल्टिंग। तो वो जो लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट। जैसे आप कर रहे हो,
जैसे एग्जांपल स्नेहिल कर रहा है, Yes. जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, एंड ये लोगों का ये इंडस्ट्री में जरूरत है, और ये लोग बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बुरे लोग हैं वो कम होते जाएंगे. Sir, what are the characteristics or what are the traits of good consultant and bad consultant? What do you think? गुड कंसल्टेंट एंड बैड कंसल्टेंट. पहली चीज सबसे, जो कंसल्टेंट आपको एज अ, मैं क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, तो उनको जस्ट पुश ही कर रहा है, रादर कुछ उसका रिक्वायरमेंट जाने भी नहीं, कि जस्ट एक प्रोजेक्ट आया, नहीं आप यही ले लो यही ले लो. यानी एज अ कस्टमर यू नीड टू थिंक कि इज एक्चुअल ये जो बात कर रहा है वो सही है क्या. दूसरा, बहुत बार ऐसा रहता है ना, एक लोगों का ऐसा रहता है ना कि बहुत बड़े कंपनी 100-200 लोग भर जाते हैं और सभी को एक ही काम दिया जाता है, और वो बोलते हैं ना वॉल्यूम का ये करते हैं, बराबर. ओके, बट वॉल्यूम गेम में ना आप प्रॉपर कंसल्टिंग नहीं कर सकते. आप सेल्स कर सकते हो. True. ओके, तो आपको ये देखना है कि जिसके थ्रू मैं देख रहा हूं उसका बैकग्राउंड क्या है. ओके, Yes. उसने उसके पहले जो क्लाइंट है उनका आपको बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. सेकंड, वो जो बात कर रहा है इज रियली इट्स अ प्रोफेशनल, Or is it या कोई भी, biased? हाँ, या कोई भी एरा गहरा नट्टू केरा आके आपको बता रहा है, पान चबा के ये करके, अरे सर या ऐसा करो, इधर जाओ, मेरा ये है, वो नहीं चलेगा. नाउ एवरीवन शुड बी प्रोफेशनल, होना ही चाहिए. तो फर्स्ट, प्रोफेशनल है क्या. दूसरा, उसका जो भी वो कंसल्ट कर रहा है वो अनबायस कर रहा है क्या. तीसरा, उसका ब्रांड पीछे चेक करो, उसका गुडविल मार्केट में है क्या. क्योंकि क्या रहता है, वो एक दो क्लाइंट के लिए वो गुडविल उसका जो उसने क्रिएट किया है वो मेंटेन करने के लिए उसके टीम को भी उसको वैसे ही ट्रेन करना पड़ता है. Yes. तो वो एज अ कस्टमर उनको बेनिफिट जो है वो बेनिफिट हो जाता है. And sir, what are the bad traits? मतलब जो bad consultant है उनके क्या traits आप बताना चाहोगे? बैड कंसल्टेंट, मैं बैड कंसल्टेंट नहीं बोलूंगा, फिर बैड एजेंट बोलूंगा. हाँ सर, वो भी सही है. बैड एजेंट या बैड ब्रोकर बोलूंगा. जो वही है, उसको कुछ लेन देन नहीं है, कस्टमर क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, उसको एक ही दिमाग में वो आया तो काटना है. Yes. तो ये लैंग्वेज एक Language बहुत ही ये होता गलत लैंग्वेज है ये. ओके, तो वो दिमाग से, यानी बोलते हैं ना कि जब मैं समझो 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं ना, तो एक बेसिक सेंस आ जाता है कस्टमर को भी, बट वो टाइम पे कंफ्यूज रहता है तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है. तो बैड कंसल्टिंग के सबसे पहले वो ओवर पुश कर रहा है एक ही प्रोजेक्ट के लिए एंड विदाउट लॉजिकल रीजनिंग. True. ओके, दूसरा, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है. Yes. कोई भी आके आपको समझा रहा है, समझो जो फ्रैंकली आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हो, बराबर, बट उसने कभी 50 लाख का भी प्रॉपर्टी दूसरे को सेल नहीं किया है और आपको बोल रहा है कि वो 1 करोड़ का क्यों लेना चाहिए, देन इट्स आई थिंक नॉट अ गुड. बराबर, एक्सपीरियंस नहीं है, Experience क्वालिफिकेशन नहीं है. Yes. बराबर. एंड अगेन अभी जो एक नया ट्रेंड मार्केट में आया हुआ है कि जिससे लोगों को कंपैरिजन करना आसान हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. Yes, yes, true. ओके, देन दे कैन कंपेयर इट कि भाई जो वो बात कर रहा है वो एक्चुअली सही बात कर रहा है क्या, एंड दे कैन कंसल्ट लाइक अस, यू है मैं हूं क्या, कि भाई चलो मैंने देखा तो है लेकिन रियली ये चीजें सही है क्या. True, true. ओके, एंड अगेन एक जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, ओनली पैसा उसके दिमाग में है ना, उससे थोड़ा सा वो दूर रहेंगे तो अच्छा है. Yes, क्योंकि sir, that's आपको नजदीकी फायदा सोचने से पहले दूर का नुकसान सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है. true. That's really nice, sir. It's a wonderful answer, sir. So just wanted to ask you one more thing. सर जो क्लाइंट्स है उनको, जो फर्स्ट टाइम बायर है, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उनको ही आती है. हम उनकी ही बारे में सबसे पहले बात कर रहे थे कि दे आर कंफ्यूज, उन्हें पता नहीं रहता कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सा डेवलपर अच्छा है. सो ऐसी क्या टिप्स है जो आप फर्स्ट टाइम बायर को देना चाहोगे कि उसने क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रॉपर्टी बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रॉपर्टी सर्च? ओके ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसको मेरा ये अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ बुक है वो पढ़ना चाहिए. अरे दैट्स ग्रेट. क्योंकि उसमें मैंने रियल एस्टेट का जो टॉपिक कवर किया है वो उसी सिलसिले में किया है कि जिसमें एक MBLTR सीक्रेट फॉर्मूला है. तो वो मैंने बताया हुआ है कि जिसके थ्रू वो डिसीजन इजीली ले सकते हैं. ओके,
तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही। दूसरी चीज़ देखिए, एक जनरल जो बुक नहीं पढ़ सकते या उनके लिए मैं एक एडिशनल टिप देना चाहूँगा, आपको बीपीएल देखना है। ओके, अभी बीपीएल यानी क्या? तो बी यानी बिल्डर प्रोफाइल, पी यानी पोजीशन स्टेटस एंड एल यानी लोकेशन। ये आपको जस्ट आपको देखना है या अलाइन करना है आपके बजट से। ओके, तो ये चार चीज़ें आप देखोगे तो उनको एक क्लैरिटी आएगा कि भाई मुझे एक्चुअली देखना क्या है। अभी बिल्डर प्रोफाइल का हम बात करेंगे तो एक्चुअली 4 लेवल के कैटेगरी के डेवलपर रहते हैं। एक कैटेगरी डेवलपर रहता है कि दे आर वेरी वेल नोन, बहुत जगह उनके प्रोजेक्ट चालू है, ऑल ओवर इंडिया में उनके प्रोजेक्ट है, बहुत सारे नाम हैं। ओके, तो वो ए कैटेगरी के हैं। तो जब आपको ए कैटेगरी चाहिए तो यू नीड टू एक्सेप्ट, आपको थोड़ा प्रीमियम भी देना पड़ेगा। सेकेंड, बी कैटेगरी डेवलपर, जो एग्जांपल हम पुणे में बात करते तो पुणे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड, बट ए जितने बड़े नहीं है बट अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, दे आर ऑल्सो गुड। ओके, बट ए का समझो वो 20-30 एकड़ पे कर रहे हैं तो वो 4-5 एकड़ में अच्छा गेटेड कम्युनिटी कर रहे हैं वो। तीसरा, उसके नीचे सी कैटेगरी रहता है, तो सी उससे थोड़ा छोटा 1 एकड़ का ही रहेगा, स्टैंडअलोन बिल्डिंग रहेगा या 1-2 बिल्डिंग रहेंगे तो वैसे, बट उनके जितना एक्सपीरियंस नहीं है। एंड डी यानी भाई चलो मेरा इधर 10 गुंडे का जगह है और मैंने मेरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, 6-7 माले का बिल्डिंग है, या ऐसे एकदम नए हैं, नो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस, हाँ, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्डिंग मैं ही खड़ा कर रहा हूँ, मैं ही बैठ रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ, मैं ही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ मैं, तो वैसे डी कैटेगरी का डेवलपर रहता है। तो पहले आपको ये चूज करना है कि आपको कौन से कैटेगरी के बिल्डर के साथ काम करना है या कौन सा प्रोजेक्ट वो लेवल का आपको चाहिए। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, वही लोकेशन का ए कैटेगरी एक रेट लेगा, डी कैटेगरी एक रेट लेगा, अलग रेट लेगा। ट्रू, हाँ। सो मैंने देखा है बहुत से क्लाइंट्स में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो हर एक चीज़ को पर स्क्वायर फीट रेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई ए कैटेगरी डेवलपर का अगर एक सर्टन एरिया में प्राइस है 65 लाख और कोई वही डी कैटेगरी वाले डेवलपर का 50 लाख है, तो वो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। दे डोंट सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ए कैटेगरी डेवलपर दे रहा है वो कुछ भी कंपेयर नहीं करते, विच इज़ मुझे ये आइडिया ही, मतलब आई थिंक दिस इज़ वेरी वेग। ए कैटेगरी और डी कैटेगरी वाले डेवलपर को अपने पर स्क्वायर फीट पे जज कर दिया, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट अप्रोच। नहीं, वो एक ही तराजू में हो ही नहीं सकता। एप्पल का एप्पल से कंपैरिजन होना चाहिए। यस, बराबर, तो सिंपल है। तो वो कैटेगरी लेवल पे आप करो। तो इसीलिए पहले जब आप इनिशियल स्टार्ट करते हो तो पहले ये देखोगे कि मुझे कौन से कैटेगरी का चाहिए, तो वो कैटेगरी में कंपेयर करो, बट वो क्रॉस कैटेगरी कंपैरिजन मत करो। आपका ये जो, बिकॉज दे आर न्यू ना, तो वो कंफ्यूज है, इसलिए हमारा काम आता है उनको अवेयर करना, उनको एजुकेट करना। ओके, तो ही वो क्लैरिटी उनको आ सकता है। नहीं तो वो फिर क्या है ना, वो कंपैरिजन में ना जिंदगी भर सिर्फ वो कंपेयर करते बैठेंगे, फ्लैट नहीं लेंगे। यस, और उससे उनका ज्यादा सबसे नुकसान हो रहा है। नो, आई हैव सीन दिस वन। मैंने सबसे ज़्यादा जो देखा है ना, जो भी ये 8-10 प्रॉपर्टी के ऊपर देख लेते हैं, हमेशा मैंने देखा इधर दे टुक रॉन्ग डिसीजन, या फिर वो अपना जो डिसीजन लेने का, जो भी प्रॉपर्टी लेना है उसको डायरेक्टली वो होल्ड पे डाल देते हैं 1 से 1.5 साल के लिए, बिकॉज इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। 10-10, 15-15 प्रॉपर्टी एक साथ देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील, आपने जैसे कहा बिल्डर प्रोफाइल, पोजीशन, मुझे लगता है लोकेशन भी उन्होंने एक सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि कहाँ पे उनको लेना है। एग्जैक्टली। तो मेरा वही बात ये हो रहा था कि, एंड अगेन ये है, उसीलिए ये लोगों को हमारा ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रू, ओके, सो वो जस्ट हमें उनको अवेयर मैक्सिमम वे तक पहुंचना है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मीडियम कि लोग बहुत सारे थोड़ा बहुत तो क्लियर होंगे कि भाई मुझे प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम मैं ले रहा हूँ तो कैसे ले रहा हूँ। तो पोजीशन का भी उनको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ, मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन देखना है या रेडी देखना है या नियरिंग देखना है। बहुत सारे लोग ऐसा रहते हैं कि नहीं मुझे रेडी देखना है, बट रेडी प्रॉपर्टी के फायदे भी है और रेडी के नुकसान भी है। वैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन के भी फायदे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में नुकसान है। तो जिंदगी में कोई भी चीज आपको 100% सही नहीं मिलने वाली है। यस, जिंदगी ही सही नहीं है, तो हमें वो ऊपर नीचे होना ही पड़ता है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हमारा मैक्सिमम वेटेज कहाँ पे वो हमें देखना है। एंड लास्ट लोकेशन है, तो आप कौन सा लोकेशन पे देख रहे हो। और ये 3 चीजें से सबसे इंपॉर्टेंट फिर आता है आपका वो अलाइन है बजट रेंज से। तो शुरुआत करने से पहले, यानी ये तीनों भी देखने से पहले,
आपको आपका बजट रेंज देखना है। और वो कैसे देखना है? सबसे पहले आपके हाथ में आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना है True. या कितना हो सकता है। यस ओके अभी मेरे पास समझो 7-8 लाख है और मैं घर लूंगा तो मैं इधर उधर से एडजस्ट करके और 4-5 करके मेरे पास 12-13 का हो सकता है, तो ये मेरा ओन कंट्रीब्यूशन हो गया। एंड दूसरा, अभी एज पर माय एलिजिबिलिटी मेरा लोन का एलिजिबिलिटी कितना है, यस या मैं जॉइंट में करूंगा तो दोनों का, हमारा बीबी और मेरा मिसेस का और मेरा लोन का कितना हो सकता है। तो ये क्लैरिटी आ गया ना, तो आपका बजट रेंज ध्यान में आ जाएगा। आपने बिल्डर प्रोफाइल पकड़ लिया, आपने पोजीशन एक एक्सप्लोर किया एंड लोकेशन किया। तो ये 4 चीज़ें सिर्फ रहेंगी दिमाग में ना, तो आपको मे बी डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार क्या होता है ना, सिर्फ नॉलेज, हमें लगता है नॉलेज इज अ पावर, बट नॉलेज इज नॉट अ पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज अ रियल पावर। ओके, सो इंपॉर्टेंट ये है कि ये परफेक्ट वे में आपको कौन गाइड कर सकता है, तो उसके साथ आप जाओगे तो आपका मेन अगेन टाइम बचेगा। ट्रू एंड टाइम बचेगा यानी आपका पैसा बचेगा, आपका हेडेक बचेगा। आप मे बी 4-4, 5-5 महीना आपका सैटरडे संडे जो एक्चुअली आपके फैमिली का टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो सिर्फ घूमने के लिए, वो हम इन्वेस्ट करेंगे आपके लिए और आपको सही प्रॉपर्टी दिखा के आपका टाइम बचा के वही टाइम आप फैमिली के साथ इन्वेस्ट कर लो। यस ट्रू सो दिस इज द थिंग, ऐसे मुझे लग रहा है। वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, एक मेरा ही एक रिसेंट क्लाइंट विजिट था। सो मुझे ये चीज़ के बारे में बहुत बात करना है कि एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर रहता है क्लाइंट केस में। जैसे कि आपने कहा कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट है जहाँ पे गुड है बैड है, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डर के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ के सेल्स पर्सन आर इन्फ्लुएंसर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन क्लाइंट का। बराबर। और उसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर उनके लाइफ में रहता है, उनका फ्रेंड और रिलेटिव। सो मैंने जब भी देखा है, जब भी उनका खास फ्रेंड और रिलेटिव उनके सेकेंड या फिर थर्ड विजिट पे जब वो परचेजिंग डिसीजन लेने वाले रहते हैं, ऐसे वक्त पे आता है 90% ऑफ द टाइम वो एक तो प्रॉपर्टी लेता नहीं है या फिर प्रॉपर्टी का जो परचेज डिसीजन है वो होल्ड पे डाल देता है। एंड आई हैव सीन दिस 90% ऑफ द टाइम वो खुद भी नहीं लेते हैं, और जो क्लाइंट को प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस में अच्छे लोकेशन पे मिल रही है वो भी उनको नहीं लेने देते। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है सर? मुझे गाली नहीं देंगे लोग, मैं थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ क्या रहता है। ओके ये जब रहता है, देखो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है ना, अगेन वी नीड टू एक्सेप्ट कि दे आर कंफ्यूज। तो जितना लोग कंफ्यूज रहता है ना, उतना सब लोगों का वो व्यूज जानने की कोशिश करते हैं, बराबर, वो उनका गलत भी नहीं है, बट उनको ये समझना है गलत आदमी से ली गई गलत सलाह उनको बर्बाद कर सकती है, ट्रू, और सही आदमी से ली गई सही सलाह उनको आबाद कर सकती है। तो अभी ये हम कैसे चूज करेंगे गलत कौन है और सही कौन है? ओके समझो एग्जाम्पल, मैं एज अ डॉक्टर करके आपको कुछ सलाह दे रहा हूं, और वही चीज एक दूसरा एग्जाम्पल जो इंजीनियर है एकदम, तो उसको पूछे कि टेक्निकल लेवल पे कि भाई ये सही बात कर रहा है कि नहीं। तो इंजीनियर जो है ना वो उसके इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, लेकिन डॉक्टर जो है वो उसके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, इसलिए आप उसका सलाह ले रहे हो ना। ट्रू, तो वो मिसमैच होगा, तो वो वैसे ही गलती होने वाला है। ओके तो फर्स्ट थिंग एज अ क्लाइंट उनको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। समझो आपको उनका सजेशन लेना है, देन उनको आपके फर्स्ट विजिट जब वो करते हैं ना तब से साथ में ले लो। यस, तो आपके वो जर्नी में ना दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ हम इतने प्रोजेक्ट देखे, इसमें ये क्लैरिटी मिली। आप जब कंसल्ट करते हो तो वो कंसल्ट उसके साथ ही हो जाएगा, देन इट विल बी इजी। बट आपने पूरा देख लिया और अचानक एक बंदा खड़ा हो जाता है उनके फाइनल विजिट पे जब हाँ, क्लोज करने वाले होते हैं, राहु केतु यस आ जाता है, और उस क्या था देखो अभी उसका मेंटेलिटी समझ के उसको बुलाया गया है कि भाई तू मेरा मदद कर और मुझे जो भी रहेगा देख ले करके, तो उसको वैल्यू ऐड करना है, बराबर। तो वो वैल्यू ऐड करने के चक्कर में ये भूल जाता है सही क्या है गलत क्या है। तो जो भी आप बोलोगे ना उसका वो गलती में भी अर्थ या मीनिंग निकालेगा और वो फिर क्रॉस हो जाता है।
यस ट्रू। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जो आता है ना उसने कभी प्रॉपर्टी नहीं ली थी। नहीं सर, अभी रिसेंट केस में आपको बताना चाहूंगा। सो मेरे क्लाइंट है, इट वाज हिज थर्ड रिविजिट, ठीक है, एंड ही वाज कमिंग फॉर द क्लोजिंग। उनको क्लोज करना था, उनको दे रियली लाइक द प्रॉपर्टी, उनको वो प्रॉपर्टी परचेज करनी थी। इट वाज अ विला, और मैं लेके जा रहा था। थर्ड विजिट पे ही सडनली उन्होंने उनके एक फ्रेंड को भी साथ में ले लिया, और मेरे साथ मेरे कलीग थे, एंड ही वाज लाइक सर ये तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव लग रहे हैं। नहीं, मैंने बोल दिया नहीं, ये डील नहीं होने वाली। फ्रैंकली बता दो, उन्होंने जो फ्रेंड को लिया है, ही विल नेवर मेक दिस हैपन। ये हमेशा हुआ है, 90% ऑफ द टाइम मैंने देखा है। जो फाइनल डिसीजन होता है, और ऐसे टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का उनका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव साथ में ज्वाइन करता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको उनकी पूरी जर्नी पता ही नहीं होती, उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, एंड सडनली ऑन द लास्ट डे दे ज्वाइन और पूरा मामला ही बिगाड़ देते हैं। सो यही हुआ कि मैं क्लाइंट के यहाँ गया, मैंने आई पिक हिम अप, उनके भाई थे और उनके फ्रेंड थे, और सडनली सरप्राइज मेरे लिए था। अरे यार, बोला यहाँ पे इन्होंने बिगाड़ दिया काम, बिकॉज जो इनका डिसीजन है ये वो लेने नहीं वाले, बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस। सो जाते वक्त ही उनके फ्रेंड ने स्टार्ट कर दिया, अरे मैं ये प्रॉपर्टी दिखा था, वॉट एवर प्रॉपर्टीज विच इज कमिंग ऑन द रोड, ये प्रॉपर्टी देखा था, उस टाइम पे 60 लाख में थी, मैंने नहीं ली, अभी ये 1 करोड़ की हो गई। फिर वो थोड़ा आगे गए, बोले ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में थी, मैंने नहीं ली, 1,20 की हो गई अभी, काश मैं ले लेता था। फिर आगे गए तो अरे ये प्रॉपर्टी ली, मैंने कैंसिल कर दी, लेकिन अभी वो 60 की थी तो अभी 1 करोड़ की हो गई है। ही वॉज टेलिंग कि उसने क्या क्या गलत चीजें की है, वॉट एवर द रॉन्ग डिसीजन ही टुक, और द अपॉर्चुनिटी ही डिडंट टुक। सो मुझे समझ गया यार, बोला अभी यहाँ पे भी मुझे एक और किस्सा ऐड होते हुए दिख रहा है। सो हम जस्ट पहुंच रहे थे ऑन द प्रॉपर्टी, और उसके पहले ही और एक रो हाउस की प्रॉपर्टी लगी, वहां पे भी ही सेड द सेम थिंग कि यहाँ पे उस टाइम पे 70 लाख में मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। मैं बोला ये भी नहीं होने वाला, अभी तुम्हारे दोस्त का भी नुकसान करने वाला है, तो दोस्त का, और उसको वही किया उसने। ही डिड द सेम थिंग, सब पसंद आया। देयर आर हार्डली 3 इन्वेंट्रीज लेफ्ट, उनको जो इन्वेंट्री चाहिए थी वो बहुत पसंद आई, वो फाइनलाइजेशन कर रहे थे, और एंड ही पोक्ड हिज न्यू थिंग इनटू द होल नेगोशिएशन। कोई ऐसा रेट मांग लिया कि इवन बिल्डर गॉट अपसेट, इवन दैट क्लाइंट वाज लाइक हाँ अभी ये मेरे दोस्त ने बोला है, इसने ऑलरेडी कहीं पे भी प्रॉपर्टी ली, तो ये सही बोल रहा होगा, एंड ही लिटरली बिलीव्ड हिम। मैंने बोला सर इट्स नॉट हाउ द मार्केट वर्क्स। अगर ऐसा हो जाता था कि इन्होंने बोल दिया और वो रेट मिल जाता था, तो हमारी जरूरत ही नहीं होती थी, या फिर बिल्डर ऐसा प्रॉपर्टी ही नहीं सेल करता था। बराबर है ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि लास्ट मिनट का जो इनका ये रहता है, एक तो आप अगर चाहते हो कि आपका निगोशिएशन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, देन वी आर देयर फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है चलो नहीं भाई मुझे इनका नहीं, मुझे और एक सेकंड सपोर्ट चाहिए, तो आप फ्रॉम द स्टार्ट अपना एक फ्रेंड साथ में रख लो जो आपके एंड तक रहे। Exactly. आप एंड मोमेंट पे कोई नया बंदा आपके साथ लेके आता हो, डेफिनेटली आपकी डील बिगाड़ने वाला है, और उससे सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही हो रहा होता है, उनका ही होता है, उनका ही होता है, वो ध्यान में नहीं रहता। तो अगेन इसका सोल्यूशन यही है कि हमें जब समझो हम फर्स्ट विजिट करते हैं ना, तो उनको पहले से अवेयर अभी करना चालू करना पड़ेगा हमें कि देखिए सर हमने पूरा मेहनत करेंगे, और बाद में लास्ट में आप किसी तो लेके आओगे। इफ़ यू वांट कि उनका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से आप साथ में रखो, तो इट विल बी मोर एडेड एडवांटेज। ट्रू। और एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है सर, जैसे कि क्लाइंट ने क्या मल्टीपल चैनल पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और अभी उसमें भी और एक रिसेंट मेरा एक क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जो क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखा रहा था, क्लाइंट वाज डिस्कसिंग द सेम प्रॉपर्टी विद द अदर चैनल पार्टनर। जो भी कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी दिखा, उसमें वो एक नेगेटिव पॉइंट निकाल के लेके आता था, और वो उसे नई प्रॉपर्टी दिखाता था। सो आई वाज वेरी क्लियर विद द क्लाइंट, अगर आपको देखना है तो आप उनसे देख लीजिए पूरी प्रॉपर्टी, देन कंसल्ट विथ मी। अभी कैसा हो रहा है, मैं आपको कोई तो भी अच्छी प्रॉपर्टी कंसल्ट कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए ग्रेड बिल्डर्स, आई एम ट्राइंग टू गिव यू गुड लोकेशन पोजीशन, बट जो भी क्लाइंट जो भी अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सामने वाला निगेटिव कर रहा है, ऐसे से तो पूरे मार्केट की प्रॉपर्टी निगेटिव हो जाएगी, फिर आप लोगे क्या? एग्जैक्टली। सो सर ये एक फैक्टर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाउ डू आई टेल द क्लाइंट्स कि अगर कोई बंदा आपको प्रोफेशनली ए ग्रेड प्रॉपर्टीज दिखाना चाहता है, देन वाई ये मल्टीपल लोगों से इन्फ्लुएंस न होने के लिए आपका क्या उस पर ओपिनियन है? व्हाट आई पर्सनली थिंक, आपको रहना भी है किसी चैनल पार्टनर से कनेक्ट, तो हार्डली 1 से 2 से रहिए। 5, 6, 7, 8 चैनल पार्टनर्स के साथ कनेक्ट रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गोना गेट कंफ्यूज। एग्जैक्टली। तो इसके लिए पहले देखिए, अभी ये मार्केट में सबके लिए ओपन है, बराबर, तो मार्केट सबके लिए ओपन है, तो अच्छे लोग भी है बुरे भी लोग हैं। यस। तो
हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, देन अगेन हर चीज़ आता है ना क्लाइंट के एजुकेशन पे, क्लाइंट के अवेयरनेस पे। तो उनको हमें पहले, जैसे आपने सही चीज़ बोली कि अवेयर करना पड़ेगा कि देखिए सर, इंपॉर्टेंट ये है आपका अच्छा घर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं दिखा रहा हूँ या दूसरा कोई दिखा रहा है। तो बी क्लियर विद दैट। ओके, तो वो करने के लिए जितना ज़्यादा आप थाली में हाथ हर जगह डालोगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हैं। सो मराठी में एक कहावत है, 36 गुणाची बायको मिळणं अवघड आहे। तो सेम वे में आपको 100% जैसा चाहिए वैसा घर मिलना भी मुश्किल है, किधर ना किधर तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, बट आपका प्रायोरिटी मैक्सिमम कहाँ पे मैच होता है वो हमें चेक करना है। ट्रू। एंड अगेन आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टी, सिर्फ बोलते हैं ना कि टोकन देने तक का सपोर्ट चाहिए या आपको सपोर्ट टिल पोजीशन तक चाहिए, वो भी मैटर करता है। आपको प्रॉपर कंसल्टिंग चाहिए रहेगा, सो यू नीड टू ट्रस्ट समवन। आप विदाउट डिस्ट्रस्ट सबको ही करोगे तो डॉक्टर से डेफिनेटली जब सलाह लेते तो बहुत बार ऐसा बोला जाता है एक क्रॉस ले लो करके, बट आप 10 जगह से क्रॉस लोगे ना आपको 10 अलग अलग ये मिलेंगे। ट्रू। ओके, सो इसमें एज अ क्लाइंट उनको थोड़ा अवेयरनेस हमें करना पड़ेगा। एंड अगेन मार्केट में मैं वही बोल रहा हूं, जितने अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे, जितना अवेयरनेस आगे होगा उतने, वो बोलते ना सोट, अभी क्या है 50% अच्छे लोग हैं, 50% बुरे लोग हैं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, अच्छे लोग बढ़ना चालू हो गया, वो 70% हो गया ना, बुरे लोग 30% हो जाएंगे, वो 80% हो गया, बुरे लोग 20% हो जाएंगे। तो हमें वही देखना है हम जो अभी कर रहे हैं। तो मेरा एक बोलते हैं कि मेरा एक व्यू भी ऐसा है ना कि ये देख के अच्छे लोग ये इंडस्ट्री में आए तो ही बुरे लोग कम हो जाएंगे। ट्रू। सो सर, जैसे कि आपने कहा एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में कि क्लाइंट एजुकेटेड और अवेयर होना चाहिए, और उसके लिए आपने स्पेसिफिकली अपने बुक का भी नाम मेंशन किया, द अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ। सो थोड़ा उस बुक के बारे में बताइए सर। डेफिनेटली, एक्चुअली ये मेन जो अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, ये जो सीरीज है, ये लेजेंडरी ऑथर ब्रायन ट्रेसी सर, इनकी सीरीज है। Yes, I know. He wrote that book, Eat Eat That That Frog. Frog, exactly, Very well known exactly. And he's a very big personality, यानी more than 80 बुक्स उन्होंने लिखी हुई है, Yes. उसमें से मोर देन 50 बेस्ट सेलर्स है। तो इज़ अ वेरी बिग पर्सनालिटी, कैनेडियन ऑथर है। मेरे मेंटर है स्नेह देसाई सर। सो बिकॉज ऑफ हिम उनका बोलते हैं कि कनेक्ट मुझे मिल गया एंड अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये बुक का मैं पार्टिसिपेट हो सकूं एज अ को ऑथर के तौर पे। एंड ये जो सीरीज़ है ये अगेन अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, अलग अलग एक्सपर्ट ने वेल्थ जनरेशन के सीक्रेट्स वहाँ पे बताए। तो उसमें से रियलिस्टिक थ्रू हम कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ये पार्ट पूरा कवर मैंने किया है। ये सौभाग्य मुझे मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर स्नेह देसाई सर फॉर दैट। एंड अगेन थोड़े ही दिनों में इट वाज द बेस्ट सेलर बुक इन द कनाडा मार्केट। वाओ, यस, that's तो वो really great. हो चुका है। मैं डेफिनेटली रीड करना चाहूँगा। तो सर थोड़ा बहुत आप सीक्रेट्स, थोड़ी बहुत चीज़ें भी बताएं क्लाइंट्स को कि व्हाट आर सम बुलेट पॉइंट्स आपके बुक्स में जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो इसमें मैंने रियल एस्टेट के जो माइंडसेट रहता है वो इनिशियल लेवल पे कैसा होना चाहिए, ओके, और वो माइंडसेट के साथ में और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जिससे आपका रियल एस्टेट का जर्नी आसान हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हम शुरुआत तो करते हैं बट वी आर नॉट एजुकेटेड अबाउट दैट पार्ट। तो वो एजुकेशन कैसे कैसे, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि जिसको मैं बोलता हूँ MBLTR सीक्रेट फार्मूला। Okay. तो वो मैं बोलूँगा कि जिन जो लोगों को इसमें इंटरेस्ट है आप डेफिनेटली ये बुक पढ़े ही पढ़े। एंड आपके पॉडकास्ट में मैं आया हुआ हूँ तो मैं एक एडिशनल आपके व्यूअर्स को बेनिफिट देना चाहूँगा। जो मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूँ, Definitely. जो आप कमेंट में आप डाल दो कि आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, एंड व्हाट्सएप पे जो लिंक है वहाँ पे वो उसका स्क्रीनशॉट मेंशन करो। जो पहले 10 कमेंट्स आएंगे उनको मेरे तरफ से ये फिजिकल कॉपी जो है वो मैं देना चाहूँगा। That's great. Viewers, please, if you are watching this podcast, be the first viewer and be the first who are commenting. And also this book is available on Amazon. आप वहाँ पे भी जाके इसे ले सकते हो।
सो वन मोर थिंग सर, अभी बहुत सी बातें हमने रियल एस्टेट के बारे में की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड बैड रियल एस्टेट कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत कुछ कंटेंट क्रिएशन की बात की। वन मोर टॉपिक आई वांटेड टू डिस्कस, जो कि आज के न्यू एज रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ज़रूरी है, और जो कि मैंने बहुत बार हमारे जो भी कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हैं उनमें वो चेंज देखा है। सो बेसिकली सर, मेरा जो पहला चैनल मैंने स्टार्ट किया था दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्रोन रियल्टी, मेरे फर्म के नाम से था, एंड देन आई चेंज इट इनटू निखिल मावड़े ऑन माय पर्सनल नेम। उसके बाद सर मैं आपको पहले से फॉलो करता हूँ जब से आप कंटेंट बनाते हो, एंड एट फर्स्ट आपके भी चैनल का नाम था पुणे प्रॉपर्टी गाइड, और उसके बाद आपने इसे कर दिया रियल्टर सागर लैंडवे। और इवन स्नेहिल लास्ट पॉडकास्ट में जब स्नेहिल आया था, सो वी हैड दैट डिस्कशन कि ही वॉज द वन, उसने मुझे कहा था कि अपने नाम से स्टार्ट करो, इट विल गिव यू मोर ट्रैक्शन। सो मैंने आई हैव ऑब्जर्व दैट थिंग कि मैं फर्म की जगह मेरे नाम से लोग ज्यादा व्यू कर रहे हैं, बिकॉज समवेयर पीपल गेट टच विथ पीपल, ह्यूमन टच बहुत जरूरी है, उसके कारण लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं जब आप खुद का नाम वहाँ पे जोड़ते हो। सो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ इम्पैक्टफुल इट इज एंड हाउ यूजफुल इट इज? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हम अभी कंसल्टेंट करके जब मार्केट में आ रहे हैं तो कंसल्टेंट जो है ना वो पर्सनल के साथ रिलेशनशिप है। ट्रू। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना, एग्जांपल आप कंपनी, ओके, कंपनी का हम इमेजिन करते समय ना तो वो इमेजिनरी नहीं होता। पुणे प्रॉपर्टी गाइड XYZ क्या है, बट सागर लैंडवे का एक इमेज सामने आता है। ओके, निखिल का एक इमेज सामने आता है कि हाँ ये एकदम हैंडसम पर्सनालिटी, हाइट वगैरह बहुत अच्छा है, तो एक इमेज है। ओके, वेरी वेल स्पोकन, प्रोफेशनल। ओके, सो मेरा भी मेरे अगेन स्नेह देसाई सर, ही इज़ माई मेंटर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यू शुड गो पर्सनल ब्रांड, क्योंकि आपके में भी कंपनी आगे जाके बहुत सारे हो सकती है, बराबर, बट पर्सनल ब्रांड से जो रिलेट होता है ना वो इमोशनली रिलेट होता है। दैट्स वाई जितने बड़े बड़े आप देखोगे इन्फ्लुएंसर वो पर्सनल नाम से है। ओके, बट उसके लिए एक है, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू आर ऑनेस्ट, आपको कंटेंट गुड वे में लोगों को समझाना है, अवेयर करना है, एजुकेट करना है, देन पर्सनल नाम से करना ये इंपॉर्टेंट है। बट आपको चीटिंग करना है, आपको सिर्फ पैसा 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 खेलना है, तो मे भी वो पर्सनल ब्रांड से कोई नहीं करेगा। वो फिर वो क्या करेगा, वो कंपनी के नाम से करेगा, कंपनी डूब गई, वो भाग गया, नया कंपनी चालू करेगा। ओके, सो देर आर दो डिफरेंस है। तो आप, जब मैं इन्वॉल्व करता हूँ कि मैं मेरे नाम से कर रहा हूँ ना, देन आई हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मुझे मेरे क्लाइंट को बेस्ट टू बेस्ट देना है, मुझे वैल्यू क्रिएट करना है। ट्रू। और दैट्स वाई मे बी आप रहोगे, स्नेहिल रहेगा, आपने पर्सनल नाम चूज किया। यस यस, ऐसा है। स्नेहा देसाई सर जो है उन्होंने भी पर्सनल नाम चूज किया। जितने यानी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो वो शिफ्टेड टू, एक तो पर्सनल नाम से ही वो कर रहे हैं या वही अभी फोकस कर रहे हैं। हाँ। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी रिसेंट ही जो क्वेश्चन हुआ कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसमें भी दो कैटेगरी, एक बैड है, एक गुड है, ठीक है। सो आपको गुड के पास जाना चाहिए। तो मेरा और एक उस पर ही क्वेश्चन था कि क्लाइंट्स का बहुत मिसकंसेप्शन है। सो आपका एक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मुझे दूर करना है आज, एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्लाइंट ने डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी विजिट करना सही है या फिर किसी चैनल पार्टनर के साथ? ओके, अगेन मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल स्टोरी के साथ बोलूँगा तो इट इज़ ओके। यस। तो समझो आपको कुछ ऑपरेशन करना है या कुछ ये करना है, तो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या करोगे? डायरेक्टली भाई चलो मेरा ये है, खुद ही काटोगे, या एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाके आप करोगे? एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। यस। तो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, और वो जहाँ जहाँ पे जाओगे, तो एक तो है कि जिस डायरेक्टली भी आप जा सकते हो डेफिनेटली, बट जाने के बाद में जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या वो आपको ऐसा थोड़ी बोलेगा कि सर ये मेरे प्रॉपर्टी में अच्छा है और ये बुरा है और ये ऐसी ऐसी चीज बुरी बुरी चीज़ भी है, तो आपको देख लो, दोनों कंपेयर करके डिसीजन ले लो। अरे वो अच्छा ही बोलने वाला है। एज अ, मुझे समझो एक ही प्रोजेक्ट बेचना है और उसका मुझे सैलरी मिल रहा है, एज अ वो मैंडेट लोग रहते हैं या डेवलपर के एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब, बराबर। तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि
वो आपको सही सलाह देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जहां पे भी जाओगे वहां पे वो वही बोलेंगे, मेरा प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है, उसका क्यों बुरा है, मेरा क्यों अच्छा है, उसका क्यों बुरा है। और इसमें बहुत बार आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सो माय सजेशन इज दैट कि आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आपको गुड कंसल्टेंट सर्च करना ही पड़ेगा और उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो ही आपका लॉन्ग टर्म भला है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरा मैं बिजनेस एज अ सेवा करके पकड़ के चलता हूं। ओके, तो इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मैंने सोशल कॉज के लिए लॉजिकल बड़बड़ करके सीरीज चालू किया है कि जिसमें हम सोशल इश्यूज जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। सर यू टोल्ड मी दैट। या ओके, तो उसमें अभी देखो मैंने पुनावले का एक डंपिंग यार्ड का पिछली बार बहुत बड़ा इशू चालू हुआ था। ओके, तो वो 2000 वो उन्होंने 7-8 में प्रपोज किया था और अभी 2023 में 3 महीने पहले उन्होंने एकदम उछाल के ले लिया कि इधर ही चालू करेंगे करके। तो उससे पहले एक ही था कि 5 साल गवर्नमेंट का कोई वर्क नहीं हो रहा है तो वो जीआर कैंसलेशन के स्टेज में जाता है। सभी लोगों को पता था, डेवलपर के पर्सन्स भी हमें यही बताते थे। मैंने क्रॉस किया था, उधर भी मेरे वही आंसर आया, तो मैंने भी पुनावले में फ्लैट बेचे थे। ओके, तो वो बेचने के बाद जब ये एकदम न्यूज़ पे आ गया तो उनके मुझे फ़ोन आना चालू हो गया कि सागर भाई हमने फ्लैट लिया ना तो आपको कंसल्ट करके लिया था, आपने बोला इसके लिए लिया था, तो अभी ये इशू हुआ है, हम तो बाहर हैं, उसमें से कई लोग आउट ऑफ इंडिया वाले थे, तो आप कुछ तो कुछ करो। तो वैसे दिमाग देखिए, मार्केट में कम से कम 500 एजेंट कंसल्टेंट रहेंगे। मुझे लगता है 5000 रहेंगे सर, ओके, 500। हाँ, देन वी as a Pune property guide, we as a realtor Sagar Landway take that responsibility कि यार हमने बोला था तो हमें कुछ करना चाहिए। देन मैंने इनिशिएटिव लिया वहाँ पे हमने जो ग्रुप है वो ग्रुप में हमने सोशल जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस क्रिएट किया। हमने मोर देन 5000 लोगों को साथ मिलके बाइक रैली की। उसके वजह से जो अश्विनी तई है तो उनको भी ध्यान में चला, नहीं यहाँ पे ये बड़ा इशू है, करना चाहिए। उन्होंने हमें सपोर्ट किया एंड अल्टीमेटली वो जो इशू है वो इशू हमने सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि वी एज अ गुड कंसल्टेंट वी आर विथ यू टिल द एंड। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। रियली नाइस। ऐसा है, तो दैट्स वाई आपको देखिए, अगेन मैं जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे बोला था, नजदीकी फायदा सोचने से पहले यू नीड टू थिंक लॉन्ग टर्म, आपका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। और वो नुकसान आपको इफ विद गुड कंसल्टेंट एक फ्रैक्शन, बोलता हूं मैं आपका, एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट वो भी आपसे देना ही नहीं पड़ता। जितने अच्छे अच्छे डेवलपर्स है, फ्रैंकली बोलता हूं, वी हैव अ मार्केटिंग बजट, वो आपका जो बजट है और हमारा पे आउट है उसका कुछ भी रिलेशन नहीं रहता। जो भी ए ग्रेड डेवलपर्स है या फिर जो भी गुड कैटेगरी या नहीं रहता, इंटेंशनल डेवलपर है, कभी वो ये चीज नहीं जो करता। पुराने वाले ट्रेडिशनल में बात करते थे वो सारे डी कैटेगरी के डेवलपर है। वैसे भी अच्छे गुड कंसल्टेंट वो डी कैटेगरी को घास नहीं डालते, उधर हम डील ही नहीं करते। ट्रू। क्योंकि वी नो रिस्क फैक्टर क्या है। और जो अच्छे लोग हैं ना, तो जैसे होर्डिंग का कॉस्ट है, रेडियो एड का कॉस्ट है, न्यूज़पेपर का कॉस्ट है, हम ऑनलाइन पोर्टल पे करते हैं उसका कॉस्ट है, वैसे ही हमारा एज अ कंसल्टेंट करके वो मार्केटिंग कॉस्ट है उसका, और हम आपके पे आउट का कुछ भी लेन देन नहीं है। बट एडिशनली आपको क्या मिल रहा है? यू गेट अ गुड सर्विस, यू गेट अ गुड कंसल्टेंसी, यू गेट अ सपोर्ट टिल पोजेशन। कोई तो बंदा है वो आपके साथ खड़ा हुआ है। यस। तो इतनी सारी चीजें आपको विदाउट पेइंग सिंगल मनी आपको पेमेंट आपको मिल रहा है, देन मैं बोलता हूँ फ्री का है तो लूट लो। यस सर, ट्रू। थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं कि बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता था। एक बैड लाइट में चैनल पार्टनर्स की इमेज थी, लेकिन आपने ये जो क्लैरिटी दी है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द होल चैनल पार्टनर कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड इसी के साथ आवर पॉडकास्ट इज ऑन द एंड स्टेज। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए और जो भी यूजफुल चीज़ें आपके लिए थी वो सभी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है। जाने से पहले आई जस्ट वांटेड टू थैंक सागर लैंडवे सर जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।
एंड डेफिनेटली अगर ये पॉडकास्ट हमारा अच्छे से जाता है, पीपल अगर वाइडर ऑडियंस तक रीच करता है, तो डेफिनेटली वील डू अनदर पॉडकास्ट विथ यू एंड आई होप दिस विल हैपन। अगर आपके कोई भी पर्सनल या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो अब तक आपके आंसर नहीं हुए हैं, और अगर आप चाहते हो उन क्वेश्चन का भी आंसर, यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप टेक्स्ट, या फिर आप कमेंट्स में भी वो पूछ सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्ट योर फीडबैक, तो आप मुझे फीडबैक भी दीजिए कि मैं ऐसा अपना कंटेंट कैसे और बेटर कर सकता हूँ। और साथ ही में जो फर्स्ट 10 पीपल रहेंगे जो व्हाट्सएप में कमेंट करेंगे अबाउट द अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, उन्हें ये बुक सागर लैंडवे सर की तरफ से आपको डायरेक्टली हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। दिस इज निखिल मौर्य साइनिंग ऑफ, बाय बाय।